चुनाव मंच में अब बात होगी महायुति की। 4 जून से लेकर 23 नवंबर तक आखिर ऐसा क्या कुछ बदल जाएगा कि नतीजे जो हैं उन्हें भी बदल दिया जाएगा। कहते हैं कि महाराष्ट्र की जो कुर्सी है उस तक अगर पहुंचना है तो रास्ता मुंबई, ठाणे और विदर्भ यहां से होकर जाता है। और यहां का जो प्रदर्शन रहा था महायुति का वो कम से कम संतोषजनक और इतना अच्छा नहीं था कि सत्ता की चाबी दिला सके। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं महायुति से। आशीष शेलार जी हैं, मुंबई अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक केसरकर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मंत्री हैं। और शिवसेना शिंदे गुट से वहां पर क्या कुछ टसल चल रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। उम्मीद कम है कि लोग बताएंगे क्योंकि दिल्ली में बैठक चल रही है, लेकिन कोशिश हमारी भी पूरी जारी रहेगी। आशीष जी, पहला सवाल मेरा आपसे, पिछली बार मुंबई जो सत्ता का रास्ता दिखाती है, मुंबई में ऐसा क्या हुआ था लोकसभा चुनावों में कि मुंबई इस कदर हिल गई कि एक ही सीट निकाल पाया? देखिए, मुंबई के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अपेक्षा के अनुसार नहीं थे, इसको तो मानना ही पड़ेगा। और झूठ की दुकान एक बार चलती है, रोज रोज नहीं चलती है। फेक नैरेटिव को लेकर कांग्रेस, एनसीपी, यूबीटी इनके लोगों ने एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। संविधान को लेकर झूठी बातें फैलाकर झुग्गी झोपड़ियों में एक्शंस हो गए, कार्रवाई हो गए, इस प्रकार के लोगों में डर फैलाकर उन्होंने इस समय पर वोट लिया। लेकिन हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है कि हम शिवसेना और अजीत दादा पवार की पार्टी अब इस समय इन सब के फेक नैरेटिव के ओरिजिनेटर को ही हमने पकड़ लिया है और इसके कारण इनके फेक नैरेटिव को अभी चलने नहीं देंगे। और इस चुनाव के नतीजे लोगों के वोट के रुझान के अनुसार हमारी तरफ, महायुति की तरफ होंगे, इसका मुझे भरोसा है। लेकिन अभी तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। लगभग तो हो चुका है। देखिए, एक बात समझिए, हम और महाविकास आघाड़ी में फर्क क्या है। महाविकास आघाड़ी एक अनैसर्गिक, अननेचुरल अलायंस है। महायुति ये बीजेपी शिवसेना ये नेचुरल अलायंस है। अजीत दादा पवार ये पॉलिटिकल इंक्लूजन है। हमारे यहां पर सिटिंग ही सीट 288 में से 208 सीटें ये सिटिंग है, जिसमें हमारी, इनकी और अजीत दादा पवार की सीटें। अब सिटिंग सीट पे वही पार्टी लड़ेगी, यानी 288 में से 208 सीटों का तो डिसीजन पहले ही हो चुका है। बचे हुए 88 में से 30-35 तो हमको हमारे विरोधियों को देनी पड़ेगी, नहीं तो अपोजिशन भी तो चाहिए, तो वो कटवा लो। तो बची 40 सीटें। 40 सीटें पर जीतेगा कौन, उसकी चर्चा चल रही है। अच्छा, तो पहले कौन कौन सी सीटें आपके खाते में आ रही है उसकी भी चर्चा करूंगी मुंबई रीजन से, क्योंकि आप मुंबई अध्यक्ष हैं। लेकिन पहले दीपक जी ये बताइए कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखें महायुति में लोकसभा चुनाव में, तो आप अपने आप को नंबर 1 मान सकते हैं। लेकिन वो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि एक बार फिर से सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ जाए, या आपने भी कुछ कोर्स करेक्शन किया है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में ये अंतर रहता है कि जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होती है वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे लोकसभा पे हो जाता है। ये पोलराइजेशन हुआ, ये तो हकीकत है। आप वहाँ की वोटिंग देख लीजिए, 99% वोटिंग एक तरफा थी और इसका इफेक्ट ये पूरे लोकसभा पे हो गया। हालांकि हम लोग अदर कॉन्स्टिट्यूंसी पे लीड कर रहे थे और इतना जो एक पोलराइजेशन हुआ, ये सही है या गलत है, इसको महाराष्ट्र की जनता ने सोचना चाहिए। कि एक फतवा निकलता है जिसके बारे में हमने ऑफिशियल कंप्लेंट की थी और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये ऐसी एक चीज है कि जो डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ऐसे फतवे तो चलते हैं बाहर के देशों में। लेकिन अजीत दादा का भी तो साथ मिला था आपको, थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट आपके लिए खींच लिया, उनका नुकसान हो गया साथ होने का। मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ। आप वोटिंग की परसेंटेज देखिए, और लोकसभा में इसका इफेक्ट हो सकता है पोलराइजेशन का, लेकिन विधानसभा में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक एक विधानसभा में। तो उस विधानसभा पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरे विधानसभा में इफेक्ट नहीं हो सकता। हमने जो काम मुंबई में किया है उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते। नहीं, पिछली बार हार का कारण कहा जा रहा था अजीत पवार है। कई मतलब आप ही के खेमे से, उन्हीं के, आप ही के समर्थकों से जो समीक्षा आई थी उसमें कहा था कि अजीत पवार की वजह से भी हार गए, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कि एक नेचुरल अलायंस नहीं था और उसका फायदा नहीं मिला आपको। देखिए, अजीत पवार जी ने बाद में ज्वाइन किया। पहले तो हमारी जो सरकार गठित हुई वो तो बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जिसको लेके हम लोग गए थे जनता के सामने। जनता ने हमें बहुमत दिया था
और फिर ये तो नेचुरल अलायंस है। बाद में अजीत दादा ने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने खुलेआम बोल दिया है कि जो डेवलपमेंट चल रहा है महाराष्ट्र में और जिस तरह से मोदी साहब लीड कर रहे हैं नेशन को, वो देख के उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमारी तो आज भी सरकार महायुति की ही सरकार है। इसके बारे में पिछली बार वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इस बार होंगे उनके अजीत दादा के वोट ट्रांसफर? देखिए, फायदा अजीत मिलेगा दादा- आपको या न्यूट्रल या नुकसान? देखिए, एक सिंपैथी की वेव थी, वो वेव पवार साहब की जो एज है, उन्होंने जो काम महाराष्ट्र में किया है और उसके बावजूद उनकी पार्टी टूटी, इसलिए एक ऐसी भी वेव थी कि जिसका एडवांटेज उन्हें मिला था। लेकिन उस वक्त भी अगर आप बारामती के लोगों की जब कोई भी उनको पूछता था तो वो बोलते थे कि दिल्ली में हम लोग पवार साहब को वोट देंगे और स्टेट में हम लोग अजीत दादा को मत देंगे। तो ये तो उनका एक माइंड सेट बन गया था, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये तो एक जब मासेस इलेक्शन में ये काम करती है तो उसका भी एक साइकोलॉजी होता है और उसके के हिसाब से जो भी सिंपैथी उनको मिली, तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि वो गलत थी, तो मिली वो मिली और उसका एडवांटेज भी उनको मिला। तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा, वो उनकी एज की वजह से रहा और उनके फैमिली एज तो अभी भी उतनी की उतनी है, बल्कि कुछ महीने ऐड हो गई होगी। अब तो ये बात नहीं रही ना। उनके फैमिली में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। बारामती में सुप्रिया ताई और अजीत दादा की मिसेस की फाइट थी। जो फैमिली के अंदर फाइट थी वो लोगों को ठीक से वो हजम मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सके। ये एक हकीकत है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए अब जो फाइट होगी जी, वो दादा की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बाहर से आके नहीं खड़ा कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूंसी वो लाख लाख मतों से जीत रहे हैं। और दूसरा, अजीत दादा के साथ जो एमएलए चले गए वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स है। तो ये भी एडवांटेज उनके पक्ष में जाता है क्योंकि उन लोगों ने काम किया है और वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 4-4, 5-5 बार जीत के आए हैं। तो नेचुरली वो तो एडवांटेज उनको रहेगा। ये तो एक पर्सनल अटैचमेंट रहती है। लोकसभा ज्यादातर हवा पे चलती है, मतलब इश्यूज पे चलती है, और विधानसभा में पर्सनल अटैचमेंट भी बहुत अहमियत रखती है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो डिसएडवांटेज था 4 जून के नतीजों में अजीत पवार वाला फैक्टर, जिसको खुल के स्वीकारा भी गया और बताया भी गया कि वोट पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ 50% मुश्किल हो पाया। आपको लगता है अब ये ठीक हो गया है, अब सब सही रहेगा, अब जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई अजीत पवार जो 10% सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को देने का दावा करते हैं, जो कहते हैं सेकुलरिज्म किसी भी कीमत पे बचाऊंगा, वो महायुति का एकदम मजबूत हिस्सा है? देखो, डेमोक्रेसी में हर किसी को अपने पार्टी में किसको चुनाव का टिकट देना वो उनका अधिकार है। अजीत दादा पवार को अगर चुनाव में अपने दल से किसको टिकट देना है वो निर्णय वो कर सकते हैं। महायुति का नारा बहुत स्पष्ट है कि हम प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव का हमारा नारा एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत दादा पवार के नेतृत्व में यही है कि हम प्रगति वाली सरकार है। और 2.5 साल जो शरद पवार जी के साथ उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी की सरकार थी, वो स्थगिति वाली सरकार थी। वो स्थगिति में भरोसा करते थे, हम प्रगति में भरोसा करते हैं। और लोग जिसके पास होप्स है, विकास की दृष्टि है, विश्वास है, उसी का साथ देते हैं और लोग हमारा साथ देंगे। चलिए, लोग तो साथ दे देंगे, और जब फिर किंग मेकर की बात आएगी तो मुंबई का किंग कौन बनेगा? शिंदे साहब, सॉरी, फडणवीस जी? मुंबई का किंग कौन बनेगा? शिंदे साहब, फडणवीस जी, या फिर उद्धव जी का भी कोई चांस है? नहीं, उद्धव जी तो रेस में भी नहीं है, लेकिन मुंबई का किंग कौन है? तो मुंबईकर है। उस मुंबईकर के हाथ में, उस बटन में इतनी ताकत है कि जिसने हर बार जो सोचा है वो करके दिखाया है। जब चलिए, बड़ा बाला भाई साहब कौन थे तब उसने बाला साहब के प्रति वोट दिखाया है। जब उद्धव जी अपने पार्टी की कमान संभालने लगे तब बीजेपी को नंबर 1 का वोट दिया है। जब कॉर्पोरेशन में उद्धव जी अहंकार को लेकर आए कि मैं इस अलायंस में सड़ गया हूं, अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, तो उनको 130 से 84 पे लाके रख दिया है। ये ताकत जो है मुंबई का किंग मुंबईकर है और उसकी उंगली में है। चलिए, मुंबई का किंग तो मुंबईकर है, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम कौन? महाराष्ट्र का सीएम एकनाथ शिंदे जी है। नहीं, इसके बाद 23 तारीख के देखिए, बाद उसका सवाल भी क्लियर है। हाँ, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव के नतीजे आने के बाद हमारे तीनों पार्टी के, चारों पार्टी के नेता बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और निर्णय करेंगे। पर पूरी लड़ाई तो बड़ा भाई बनने की थी ना? सॉरी, बड़ा भाई
आप लोग तो बड़ा भाई की देखिए बिग ब्रदर की भूमिका भाई में है ना आना चाहते इम्पोर्टेंट है। हैं। अच्छा। उनके तरफ आजकल चल रहा है वो वॉर चल रहा है भाई। हाँ हाँ। वो नाना पटोले संजय राउत को खुच के मार रहे हैं, वो भाई वॉर, गैंग वॉर। हमारे यहाँ पर भाईचारा, हम एक दूसरे को भाई मानते हैं। पिछली बार बलिदान दिया था पार्टी के लिए फडणवीस जी ने, नंबर 1 से नंबर 2 बनना स्वीकार कर लिया था। इस बार अगर नतीजे आपके हक में आए तो नंबर 1 की कुर्सी पर उनकी दावेदारी? देखिए हर पार्टी को लगेगा अपना आदमी सीएम बने, उसमें गलत क्या है? एकनाथ जी के दल के लोगों को एकनाथ जी सीएम बने लगना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता ये सोचता है, उसने मेहनत भी की है, परिश्रम भी किए, नंबर आंकड़े भी साथ में, तो हमको लगता है देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, उसमें भी गलत क्या है? अजीत दादा के लोगों को भी लग सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, उसमें भी अलग बात नहीं है। लेकिन व्यवहारता का नेतृत्व, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ एकनाथ जी के नेतृत्व में ही हम लोग बैठेंगे और निर्णय करेंगे। चलिए जरा दीपक जी की भी इस पर राय जान लो। बड़ा दिल दिखाया था, बड़ा भाई होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस जो है नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज होने पर राजी हो गए थे। देखिए अब शिंदे जी को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्या वो भी बड़ा दिल दिखाएंगे? ये तो एक ऐसी युति है जिसमें कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा सिंबल क्या है। देखिए पालघर की सीट दे दी, उसके साथ अपना कैंडिडेट भी बीजेपी ने दे दिया शिवसेना को, और उसको जिता के भी लाए। ऐसी स्थिति आज कुडाल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ पे शिवसेना का सिंबल दे दिया बीजेपी के, हालांकि वो बीजेपी के कैंडिडेट ओरिजिनली थे। तो ऐसी वाली दोस्ती महाविकास आघाड़ी में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज आपने पूछी कि मुंबई का किंग कौन है? मुंबई का किंग मुंबई की जनता तो है ही, लेकिन मराठी सचमुच में मुंबई की क्वीन है, किंग है, क्योंकि मराठी लोगों ने एक बलिदान दिया इस मुंबई को महाराष्ट्र में लाने के लिए। और जब महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी तो इसी मराठी को नई मुंबई में भेजा दिया जाता था। 4 हमारे जो कॉरपोरेशंस है उनको नवी मुंबई में भेजने की बात उन्होंने तय की थी। आज जो मराठी भवन बनेगा मुंबई में, वो सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग रहेगी मरीन ड्राइव की, और वो हमारी सरकार बना रही है। मराठी भाषा धोरण हमारे सरकार ने दिया। इस 16 साल से मराठी भाषा धोरण नहीं बन रहा था, वो हमारी सरकार ने दिया। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा हमारी सरकार ने दिया। हम लोग बाला साहब के विचारों पे चलते हैं, ना कि सिर्फ बाला साहब का नाम लेते हैं। हमने ये करके दिखाया और ये हकीकत है। आज हमारे यहाँ के युवक जर्मनी में जाएंगे, उनको यहाँ की सैलरी 20,000 है और वहाँ की 3 लाख है। आज तक किसी ने नहीं सोचा। आज तक मुंबई और स्टुटगार्ट सिस्टर सिटी रह चुके हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि मुंबई में गरीब लोग रहते हैं, उनको जरूरत है नौकरी की और अच्छी नौकरी की। इन यहाँ पे आज बहुत सारे युवक हैं। कितने युवकों को मालूम है कि हमारे सरकार ने ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया बेडन न्यूटनबर्ग के देखिए पूरी बाद। लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लोकसभा के नतीजे भी हमारे पास है ना। देखिए- मतलब अगर इतना अच्छा हुआ था, सब कुछ इतना रोजी और पिक्चर परफेक्ट था, तो नतीजे अगर आपके हक में नहीं आए तो कुछ ना कुछ देखिए इसका इंट्रोस्पेक्शन जवाब भी नहीं, उन्होंने दिया, नहीं लेकिन मैं दिया। उसको जोड़ दूं। हाँ। आंकड़ों में देखना है तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा वोटर्स जिसने वोट किया है मुंबई में कौन से दल को किया है? महायुति को किया है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट हमको ज्यादा पड़े हैं। और उन्होंने जो बताया वो सच बात है कि एक लोकसभा के एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलराइजेशन इस तरीके से करो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000 का लीड ले लो और वो लोकसभा जीत जाओ। इस पोलराइजेशन के कारण ये हार सीटों पर हुई है। रुझान और वोटों में मुंबई में हम महाविकास आघाड़ी से 2-2.5 लाख वोट से आगे है। ठीक है, चलिए इसी बात को मैं आपसे आगे समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे जी ने अब अपनी सोच बदली, साथी बदले और रंग भी बदल दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई वो अपने साथ मुस्लिम को लाने में कामयाब भी रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स ने उनको वोट किया है, तो उसका तोड़ आपके पास क्या है? उसका काउंटर आपके पास क्या है? देखिए हम इस काउंटर फाउंटर में नहीं जाते। ये उद्धव ठाकरे जी की रणनीति जो है, मैं राजनीतिक तरीके से कह रहा हूं, व्यक्तिगत तरीके से नहीं। इस तरीके की रणनीति उनकी पार्टी का एनकाउंटर कर लेगी और हमारे को इस काउंटर में जाना नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास के लोग हैं। हमने रोड बनाया तो सबके लिए बनाया, हमने घर बनाए तो सबके लिए बनाए, हमने पानी का नल दिया तो सबके लिए दिया, हमने अगर बिजली दी तो सबके लिए दी। हमने ये नहीं सोचा कि कंपार्टमेंटल वोट के लिए इस पर्टिकुलर धर्म और जाति के लिए हम अलग स्कीम बनाएंगे।
हम तुष्टीकरण की राजनीति का भरोसा नहीं करते, हम टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाते। उद्धव ठाकरे जी ने सीधे सीधे ये हमला हमारे ऊपर नहीं, कांग्रेस पर किया है। ये हमला उनका समाजवादी पार्टी पर है। वो उनका वोट छीनना चाहते हैं, वो उनका वोट छीन के अपनी वोट की बात करते हैं। चिंता तो कांग्रेस और समाजवादी को होनी चाहिए। हमारे साथ तो महाराष्ट्र का मराठी, हिंदू और विकास के काम करने वाला हर मुंबई का महाराष्ट्रियन ही हमारा वोटर है, और इसके लिए हमें उसकी चिंता नहीं है। हम विकास के रास्ते उसको साथ में लेके जाएंगे, और हमने ये तब भी कहा है कि विकास और प्रगति यही सबको साथ में लेकर ऊपर चल सकती है, और तुष्टीकरण की राजनीति ये अपने आपस में बंटवारा कर सकती है। और इसके लिए तो लोग बैनर लगा रहे हैं, जो बैनर आपको भी पता है, बटेंगे तो कटेंगे, जनता की आवाज है। योगी जी की तस्वीर है, कटेंगे तो बटेंगे। नहीं, तस्वीर वो तो कौन लगाता है, आप लोग लगा रहे हैं, आपको जरूरत आ गई है योगी जी की। गलत क्या है? महाराष्ट्र में आपको मैं योगी जी पूछ को रहा हूँ, बुलाने की गलत जरूरत क्या आ गई है? है। बटेंगे तो कटेंगे में गलत क्या है? क्यों राहुल गांधी जी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ओबीसी समाज, आज उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, इकट्ठा है, 27% पॉलिटिकल उसको रिजर्वेशन है। ये कह रहे हैं कि जातिगत गणना के आधार पर हम ओबीसी में कितने परसेंट कौन है उसको काटेंगे। ये राहुल गांधी जी की मांग है। राहुल गांधी जी की ये मांग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हमारा समाज इकट्ठा है, एक साथ उसने आइडेंटिटी बनाई है, आरक्षण भी उनको मिल रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसको हम और बांटेंगे, कौन से जाति में कौन कौन कितने हैं उसकी गणना करेंगे, और उसमें फिर उनके आपस में स्पर्धा लगाएंगे, एक दूसरे के प्रति झगड़ा लगाएंगे। ये इकट्ठा ओबीसी, इकट्ठा एससी एसटी, इकट्ठा हिंदू, इकट्ठा मुसलमान भी, मुसलमान को जाति गणना में बटाने का काम राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे? तो इसके लिए ये धोखा पूरे देश को है। बटेंगे तो कटेंगे का धोखा ये पूरे देश को है। मुसलमानों को भी जातिगत भड़काना, हिंदुओं को भी जातिगत भड़काना, ओबीसीओ को भी जातिगत भड़काना, शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण करना, ये बटेंगे है। और उसके कारण हिंदुस्तान में वातावरण कटेंगे का पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपकी सोच है। अब जरा दीपक जी आप एक जवाब दे दीजिए कि उद्धव जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक नए किस्म का हिंदुत्व डेवलप किया है जिसका उन्हें आइडिया है, और वो ऐसा हिंदुत्व है जिसमें हिंदुत्व की राह पर चलते हुए वो मुसलमानों को भी एक्सेप्टेबल हो गए हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता हिंदुत्व के बारे में। देखिए, इससे पहले एक चीज का उनको जवाब देना पड़ेगा मुंबई की जनता को, कि स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में जब गलत चीज एक सेंट्रल मिनिस्टर ने कही तो बाबा साहब ने उसको मुंबई बंद कर दी थी। उनपे एक आंदोलन चला था उस वक्त, जूते मारो, और उसी को जाके अगर राहुल गांधी गलत चीज बोलते हैं और इनके युवराज अगर उनको जाके वहाँ पे मिलते हैं, उनके गले लग जाते हैं, तो ये बाबा साहब के विचार बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब के विचार हिंदुत्व के अलग थे। उनका ये कहना था कि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के भूमि पे जो प्रेम करता है वो हिंदू है। अगर वो खालिस्तान जिंदाबाद बोलेगा तो वो हिंदू नहीं है, अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा तो वो हिंदू नहीं है, बाकी सब हिंदू है। ये एक उनका ये था, मतलब उनकी थिंकिंग थी। देखिए, जब अपनी यात्रा चल रही थी कश्मीर में अमरनाथ की, और उसको बंद कर दिया, उस वक्त बाबा साहब ने बोला था अगर अमरनाथ की यात्रा एक दिन भी बंद करेंगे तो हज का एक भी प्लेन मुंबई से नहीं उड़ेगा। नेक्स्ट डे चालू हो गई अमरनाथ की यात्रा। तो ये उनके विचार थे, किसी के खिलाफ नहीं थे। लेकिन ये तो हकीकत है कि आज भी अमरनाथ की यात्रा चलती है तो आप बाबा साहब का नाम वहाँ पे ले लेते हैं। इसको हिंदुत्व बोलते हैं। अपने धर्म का अभिमान रखना, इसको बाबा साहब बोलते हैं, और उसको शिवसेना बोलते हैं। उन्होंने तो सब छोड़ दिया है, मुंबई के बारे में सोचना बंद कर दिया है। आज भी देखिए पुलिस कैसे हालत में रहते थे मुंबई में, हमने सब पुलिस क्वार्टर्स रिपेयर कर दिए। चलिए, आपने पुलिस का जिक्र किया है, तो देखिए हॉस्पिटल्स कैसे थे, हमने सब हॉस्पिटल्स रिपेयर कर दिए। आशीष जी से, आशीष जी, विपक्ष कह रहा है अभी लॉ एंड ऑर्डर की अभी आपके राज्य में बहुत बुरी स्थिति है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है, बदलापुर में क्या कुछ हो जाता है, मतलब सब ठीक नहीं चल रहा है। दोबारा से वो पुराना जो है अंडरवर्ल्ड वाला युग वापस करा रहे हैं आप अपने राज्य में, और इसे मुद्दा बना रहे हैं वो चुनाव में। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा सिद्दीकी जी की जिस तरीके से हत्या हुई है, हम उनकी आत्मा को सदगति मिले इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं। और शहर में या पूरे देश में किसी भी नेता की इस तरीके से हत्या होना, ये कोई गौरव का विषय नहीं, ये बहुत ही गंभीरता का विषय है। मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जितना आप खोदोगे उसमें से और कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी। और जो पुलिस अपना काम कर रही है उसके बीच में कोई बयानबाजी करना,
ये कोई मैच्योर्ड राजनेता का लक्षण भी नहीं है। जहां तक बदलापुर की बात की तो पुलिस कंप्लेंट होने के बाद उस कंप्लेंट के ऊपर आधार पर एसआईटी बनाना, कम समय पर उसको न्याय देने की, उस बिचारी पीड़ित हमारी बच्ची, उस परिवार को न्याय देने की भूमिका में सरकार आगे बढ़ी। मेरा सवाल यह है कि एक आरोपी जो इतनी 4 महीने की हमारी बहन को, बच्ची को वो पीड़ा देता है, उसके बाद पुलिस के आंख पे जाता है, उसकी बंदूक छीनता है, पुलिस उसको एनकाउंटर करते हैं, गोली मार देते हैं। और रोने का काम तो शिवसेना के लोग करते हैं, यूबीटी के, रोने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, रोने का काम एनसीपी शरद पवार पार्टी के लोग करते हैं। वो 4 महीने के बच्ची के ऊपर अत्याचार करने वाले उस नराधम को पुलिस पे हमला किया तो पुलिस ने क्या करना? तू गोली मार, मैं मैच्योर्ड हूं, मैं सेक्युलर हूं, तू गोली मार, मैं गोली खा लूंगा। इस पुलिस की अवस्था को करने की व्यवस्था ये उनकी कल्पना है और उसके कारण इस तरीके से कानून व्यवस्था को चलते समय अगर एनकाउंटर होते हैं तो उसका भी समर्थन करना चाहिए, ये मेरा कहना है। चलिए, तो उनके अपने सवाल हैं, उसको लेकर अपनी बातें हैं फिलहाल, क्योंकि आप दोनों महायुति से ही हैं, तो यहाँ पर कोशिश मेरी थी कि उनकी तरफ से भी जो उनके तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जाएं। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, चुनाव की इस गहमा गहमी के बीच आपने वक्त निकाला, चुनाव मंच में शरीक होने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।